गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज जानवी आजगावकर। और इससे पहले हम हमारा कॉल शुरू करें, मैं सभी को सैमको म्यूचुअल फंड एंड टीम से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने आपका कीमती समय निकाला है और ये कॉल अटेंड कर रहे हैं। आज कॉल का टॉपिक रहेगा डिस्कवर द हिडन इंजन दैट ड्राइव्स द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। यानी इंटरेस्ट रेट के पीछे या इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव के पीछे का कारण क्या होता है और इसको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कैसे देख सकते हैं, ये समझाने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जो मार्केट में पिछले 25 साल से रहे हैं। पिछले 25 साल से उन्होंने मार्केट में जितने भी उतार चढ़ाव देखे हैं, साथ ही साथ ये एक MBA है, ये एक CA है। So all of us, let us invite Samco Mutual Fund's Chief Investment Officer, Mr. Umesh Kumar Mehta. Mr. Umesh, over to you. थैंक यू जानवी, एक अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। एंड आई विल ये पूरा सेशन हिंदी में रहेगा। वी विल हैव इंग्लिश टुमारो एट सेम टाइम 4 PM, so don't worry those who want to listen in English. Tomorrow we will again conduct the same session. नमस्कार दोस्तों। और मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग उतार चढ़ाव है। मार्केट एक इम्पोर्टेंट जंक्चर पे खड़ा है। मार्केट आगे क्या लगता है, किस तरीके के इंटरेस्ट रेट एक सबसे बड़ी चर्चा है। भारत में क्या RBI कल इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, यूएस मार्केट में क्या रिसेशन आएगा, क्या फेडरल रिजर्व और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, क्या बैंकिंग क्राइसिस बड़ा हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं और किस तरीके से हमें मार्केट को देखना चाहिए सो दैट वी जेन्युइनली हमने हमारे इन्वेस्टर के लिए किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बना सकें। आई थिंक वो एक आज का टॉपिक रहेगा। और कुछ मैं जो यहाँ पे आपसे वो शायद आपने पहले शायद कभी देखा या सुना नहीं होगा। तो आइए समझते हैं, देखते हैं कि ये सबसे बड़ा जो आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट, मतलब पैसे का कॉस्ट, ये पैसे का कॉस्ट बढ़ रहा है। इसके लिए सब लोग चिंतित हैं। हाउसिंग लोन के EMI बढ़ रही है, हाउसिंग सप्लाई है लेकिन हाउसिंग डिमांड नहीं आएगी, इकोनॉमी में क्या होगा, रिसेशन है, वगैरह वगैरह कई तरीके के पहलू आज सबके माइंड में है। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं मार्केट को एक अलग नजरिए से। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मार्केट में so it is risky and past may not repeat in future. आइए अब शुरू करते हैं। नॉर्मल इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं, मतलब डिमांड सप्लाई, जैसे जैसे प्राइस अगर किसी चीज के कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है, एंड दिस इज नॉर्मल इकोनॉमिक्स। और अगर प्राइस ज्यादा बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। अगर पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली हम डिमांड कम करेंगे, शायद हम गाड़ियां कम चलाएंगे। और अगर पेट्रोल के दाम अगर 30-40 रुपए हो गए तो आप समझ लो आप कितना पेट्रोल, मतलब कितनी हम गाड़ियां चला लेंगे, कितने 2 व्हीलर चला लेंगे। तो दिस इज व्हाट नॉर्मल इकोनॉमिक्स इज, डिमांड सप्लाई। दिस इज हम कहते हैं कि रैशनल थिंकिंग है, कि हम एक कॉमन सेंस लगा के अगर हम डिसीजन लेते हैं कि अगर भाव महंगे हैं तो हम कम लेंगे और भाव अगर सस्ता हो जाते तो हम ज्यादा लेते हैं। और पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स थियरी आज की तारीख में पूरी दुनिया में इसी के ऊपर आधारित है, डिमांड सप्लाई, प्राइस इक्विलिब्रियम वगैरह। तो ये सिंपल बेसिक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल है जो आप सभी को मालूम है। और यही सिद्धांत आप हम सब जगह देखते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, पहले के जमाने में कंप्यूटर के दाम बहुत महंगे थे, तो जैसे जैसे कंप्यूटर के दाम गिरते गए वैसे वैसे कंप्यूटर्स और PC की डिमांड बढ़ती गई। तो ये सब जगह एप्लीकेबल है, विदेशों में भी और भारत में भी एप्लीकेबल है। ये भारत में ये ट्राई का डेटा था और ये जो डेटा था वो अमेरिका का था, PCs के ऊपर। तो भारत में भी आप देखिए जैसे जैसे प्राइस पर डेटा, जो डेटा का प्राइस जैसे जैसे गिरते गया वैसे वैसे डेटा का कंजम्पशन भी बढ़ते गया। तो इस तरीके से और भी अगर डेटा का प्राइस कम होता है तो हम और ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो इस तरीके की ये इकोनॉमिक्स जो है हम डे टू डे लाइफ में ये हम अपनाते हैं, हम अपना चुके हैं और हर जगह पे हम यही देखते हैं कि इस तरीके से मार्केट
फ्री मार्केट में लोगों का बिहेवियर है। आइए अब एक पॉल लेते हैं। आप सभी को इसमें यस नो लिखना है। अगर स्टॉक के भाव 40% गिरते हैं तो आप लोग बाय करेंगे या नहीं करेंगे? मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखा दूंगा, लेकिन आप एक पॉल पे पार्टिसिपेट कीजिए, यस और नो। क्या अगर 40% शेयर्स के दाम गिरते हैं, मार्केट अगर 40% गिरती है, तो क्या आप शेयर्स खरीदोगे? आप यस या नो में आप जवाब करके या पॉल को जरा कहिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, फिर आगे चलते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप वी विल हैव दिस इंटरएक्टिव सेशन, मतलब थोड़ा मजा आएगा। आप मतलब आप भी पार्टिसिपेट करोगे तो सीखने को भी मिलेगा, और हम आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करने में काफी रुचि रहेगी। यस, किसी ने सवाल किया पर्टिकुलर स्टॉक। एक्चुअली झुंड मतलब आप पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स देख लो या मार्केट देख लो, अगर 30-40% अगर आप मार्केट कम है आप ये कहो, या जो आपके जो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, या एक आपको 10-12 जो स्टॉक्स लेने हैं वो अगर 40% नीचे है, बोथ आर सेम, तो यू शुड कंसिडर एज अ पोर्टफोलियो या मार्केट, आप जो जैसे भी समझे। लेकिन अल्टीमेटली मेरा पर्पस यही है कि जब आप खरीदने जाते हो, पूरा मार्केट अगर नीचे है, आप भले 2-4-10-20 आइटम जितनी आपको लेनी है, वो अगर 40% नीचे है, तो आप क्या माल खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? यस और नो में आप पॉल का पॉल करिए। तो ये आप सभी देख सकते हैं पॉल का रिजल्ट। 86 लोगों ने कहा है कि जब मार्केट अगर नीचे जाती है तो हम शेयर्स खरीदेंगे। अगर शेयर्स के मायने में, उनके मायने में हो सकता है म्यूचुअल फंड हो सकता है इंडेक्स हो सकता है पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स हो, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी ये आपको गणित, एंड दिस इज रैशनल थिंकिंग, आई कैन हम इकोनॉमिक्स में यही देखते हैं, रियल वर्ल्ड में यही हम फिनोमेना देखते हैं, और स्टॉक मार्केट में भी आइडियली हमें इसी तरीके से देखना चाहिए। यही हमारा डिसीजन होना चाहिए, लेकिन रियलिटी बिल्कुल विपरीत है। आइए देखते हैं क्या है। लेकिन फाइनेंस में दोस्तों ये बिल्कुल उल्टा है। फाइनेंस में आप देखिए, जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है, और इकोनॉमिक्स लॉ के बिल्कुल विपरीत है। मतलब I hope I have made this point very clear, and here comes the important part of today's presentation. In finance में दोस्तों उल्टा है। जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं डिमांड भी बढ़ती है, गिरती नहीं है। आइए इसके कुछ प्रूफ देखते हैं, और ये रियल लाइफ प्रूफ है। स्टॉक ओनर्स, नंबर ऑफ स्टॉक ओनर्स इन यूएस, ये अमेरिका का डेटा है, मैं आपको भारत का भी फिर दिखाता हूं। तो मिलियंस ऑफ स्टॉक ओनर्स तो कम से कम 52-53 थे, वो तकरीबन मोटा मोटी डबल हो गए 10 साल में। जब S&P 1989 के बॉटम से जब 2000 में जो मार्केट में जो रैली आई, तो ओवरऑल पूरे अमेरिका में स्टॉक ओनर्स डबल हो गए, क्योंकि मार्केट भी बढ़ा, और तो सब लोगों को लगा भाई मुझे भी शेयर्स खरीदने हैं। लेकिन वो 2000 आपको शायद पता है वो मार्केट का अल्टीमेट पीक था। एक और एग्जांपल, ये 1939, ये आज से 70-80 साल पुराना है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जैसे जैसे वॉल्यूम, जैसे जैसे S&P 500 जैसे जैसे बढ़ता गया, तो वैसे वैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ते गए। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, लोगों को लगता है, डिमांड आती है और ज्यादा बाइंग करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली एब्सोल्युटली अपोजिट, मतलब ये बिल्कुल विपरीत है नॉर्मल इकोनॉमिक्स लॉ के अनुसार। तो ये फाइनेंस की, स्टॉक मार्केट की फॉर दैट मैटर, ये सबसे बड़ी एक अलग उसकी पहचान, एक अलग विचित्रता है स्टॉक मार्केट में। एक्चुअली फाइनेंस मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस मार्केट। ये निफ्टी में भी 2008 में आपको मालूम है कि जबरदस्त तेजी थी, और उसके बाद मार्केट गिरी। लेकिन आप देखिए ये इस वॉल्यूम तकरीबन डबल हो चुका था उन 3-4-6 महीनों में,
जब मार्केट जो टॉप के आसपास थी, और उसके पहले जो मार्केट ने बहुत बड़ा पैसा कमाने का जो मौका था, वहां पे इन्वेस्टर कम थे, और ये टॉप के आसपास तकरीबन वॉल्यूम डबल हो गया है। तो जैसे जैसे भाव बढ़ता है फाइनेंस में, वैसे वैसे डिमांड भी आती है और लोग भी ज्यादा जुड़ते हैं। क्यों? अब ये सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ चैट में आप आंसर लिख सकते हो कि ये अलग हमारी ही, हम एक ही है, हम खुद, हमारी पर्सनालिटी एक है, लेकिन हम जब नॉर्मल इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं तो वहां पे हमारा बर्ताव अलग है, और स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में हमारा बर्ताव अलग हो जाता है। इंसान तो हम वही है, हम एक ही है। ऐसा क्यों होता है? और ये आंसर मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर आप कोशिश करें, आप चैट बॉक्स में लिख भेजें कि आपके अनुसार इस तरीके का ये दोहिया, मतलब टू फेसेड पर्सनालिटी, या ये दो तरीके का एक ही इंसान अलग अलग बिहेव क्यों करता है। अगर आप लिख सके, आप चैट बॉक्स में लिखे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको अगली 1 मिनट में बताता हूं कि ऐसा क्यों है। fear of missing out, fear of loss, biases, euphoria, money, emotion. Please write question. The question is why in finance and in economics we have different approach. Psychology, कई लोगों के emotions, correct. आप लोग सही जगह पे, herd mentality, people want to earn more, FOMO, लॉस ऑफ कैपिटल, इमोशंस, ठीक है। आई थिंक सो मोटा मोटी जो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सही है, सोचने का नजरिया। तो अभी आप अगर आप चैट बॉक्स पे ना लिखे और आप आगे देख समझते हैं कि ऐसा क्यों है, व्हाई। आई थिंक जो अगला स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट, रियली गोज टू द क्रक्स ऑफ द मैटर। दोस्तों, इसी के कारण हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बर्ताव है, वो भिन्न है, वो अलग है। ये जो हमारे माइंड है, जो ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है, वो हमारा रैशनल थिंकिंग माइंड है, अपने माइंड का जो आउटर कॉर्टेक्स। दिस इज व्हेन वी थिंक रैशनली, और व्हेन वी हैव यूटिलिटी ओरिएंटेड थिंकिंग, कि अगर 1000 रुपए की चीज अगर 700 रुपए में मिल रही है, सस्ती है, मैं ज्यादा लूंगा। लेकिन अब आइए राइट साइड में देखते हैं। फाइनेंस में हम हमारे जो अंदर का जो माइंड है, जिसे कहते हैं इमोशनल या सबकॉन्शियस माइंड, हम वहां से सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? अब मेरा जो अगला जो 1 मिनट में आपको समझाता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। तो फाइनेंस में फॉर एग्जाम्पल शेयर एक कंपनी का सर्टिफिकेट है। अब उस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है? 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, वो किसी को वैल्यू शायद ऐसे पता नहीं है। अब है ऐसे वैल्यू, बस स्टॉक मार्केट में को भाव आते हैं इसलिए हमें लगता है वो वैल्यू है, लेकिन वो वही वैल्यू 30% ऊपर भी जा सकती है, 30%, 50% नीचे भी जा सकती है, बिकॉज वी डोंट हैव रेफरेंस पॉइंट। इसलिए हम उसका मूल्यांकन या हम उसका वैल्यूएशन देखते हैं, भाई सब लोग क्या कर रहे हैं, अगर सब लोग ले रहे हैं तो भाई हम भी ले, क्योंकि हमें शायद पता नहीं, पूरी मार्केट को पता है सब लोग अगर भाव ले रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, हम भी ले लेते हैं, मैं रह नहीं जाऊं। तो जो फंडामेंटल थॉट प्रोसेस है, बिकॉज इन फाइनेंस वैल्यूइंग अ स्टॉक और अ बॉन्ड और अ कमोडिटी, इट हैज इट्स ओन, मतलब उसकी कोई एक वैल्यू नहीं है। वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमें डर लगता है, और हमें डर लगता है इसलिए हम जो हमारा जो सेफ तरीका है, जो सब लोग करते हैं, हम वही करते हैं। तो ये एक हजारों साल से, मतलब जो हमारे डीएनए में बैठ चुका है कि when we don't know, तो we go with the crowd। तो इसलिए ज्यादातर लोग जब गिरते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन खुद ने तो रिसर्च की नहीं होती, एनालिसिस की नहीं होती है, फंडामेंटली पता नहीं है, कंपनी में गए नहीं है, प्रोडक्ट की ग्रोथ वगैरह मालूम नहीं है, तो जब भाव गिरना शुरू होता है तो इन्वेस्टर बेच देता है, डर लगता है। और उसी तरह जब भाव बढ़ते हैं तो भाई अच्छा होगा, चलो मैं भी ले लेता हूँ, मैं रह जाऊंगा। तो इस तरीके से हम बिहेव करते हैं, और उसी के कारण तो ये हमारा जो माइंड है वो दो अलग अलग जगह पे, दो अलग अलग सिचुएशन में काम करता है, और इसी के कारण हम हर्डिंग करते हैं, हमें इमोशंस आते हैं, हम टॉप में लेते हैं, हम बॉटम में बेच देते हैं। और वही हमारा डिसीजन, हम अगर दुकान में जाते हैं तो हम नेगोशिएट करेंगे, 1000 रुपए की चीज हम 800 रुपए में लेके आएंगे, अगर डिस्काउंट है तो हम ज्यादा लेके आएंगे।
तो इंसान तो वही एक ही है, लेकिन उसका काम अलग अलग करता है। फाइनेंस में इस तरीके से काम करता है जैसा मैंने आपको बताया, और इकोनॉमिक्स में या यूटिलिटेरियन इकोनॉमिक्स हम जिसे कहते हैं वो इस तरीके से काम करता है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ प्रूफ ऑफ दैट। अब ये देखिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है और अमेरिका में वहां पे जो स्पेशल एजेंसी है जो मेजर करती है, इसलिए मैं आपको उसका डेटा बता रहा हूँ। ये 2009 मार्केट का बॉटम है, वहां पे सिर्फ 2% ऑफ द पीपल वर बुलिश। एक्चुअली मार्केट इतना नीचे था तो उल्टा होना चाहिए ना, लोगों को लेना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो उल्टा है। खाली पूरे आप स्ट्रीट में जाओ, मार्केट इतना 40-50% नीचे था, एक भी आदमी माल लेने को तैयार नहीं था। 98% ऑफ द पीपल वर बेरिश। और उसके विपरीत 2007-8 में जब मार्केट में टॉप था, तब 90% लोग, 90% ऑफ द पीपल, आप लोगों को बात करो, सब तेजी में थे, भाई हमें तो माल लेना है, माल लेना है। तो यही है दोस्तों कि बिकॉज इन फाइनेंस मार्केट वी हर्ड, हम हर्डिंग करते हैं। क्यों हर्डिंग करते हैं? क्योंकि हमें कुछ चीज की यूटिलिटी या वैल्यू पता नहीं है। वैल्यू पता नहीं, इसलिए हम सहारा लेते हैं मार्केट का। अगर मार्केट महंगी है तो भाई अच्छा है, चलो लो लो लो। अरे मार्केट गिर रही है, भाव दाम गिर रहे हैं, तो कुछ खराब है, बेचो बेचो बेचो। हम इस तरीके से करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आज का, क्या सेंट्रल बैंकर्स भी इस तरीके से हर्ड मेंटालिटी, या वो भी मार्केट के एक आप और हम जैसे इंसान हैं, और वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं जैसा हम इकोनॉमिक्स में हम रैशनल थिंकिंग करते हैं और फाइनेंस में हम वही मार्केट के साथ चलते हैं? तो क्या सेंट्रल बैंकर भी मार्केट के अनुसार चलते हैं, या वो अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने जीडीपी नंबर्स वगैरह एनालाइज करते हैं, फिर रैशनल डिसीजन लेते हैं, जो जैसा मैंने आपको बताया डिमांड सप्लाई, उस तरीके का सोचते हैं? आप अपने चैट बॉक्स में वापस यस और नो आप लिख सकते हैं। क्या सेंट्रल बैंकर भी इस तरीके से आर सेंट्रल बैंकर्स इम्यून टू दिस हर्ड मेंटालिटी? क्या सेंट्रल बैंकर्स हर्ड मेंटालिटी से अलग है, हाँ या ना? सही है, तो पीपल आर, कई लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने नो लिखा है, बिकॉज सेंट्रल बैंकर्स आर एट द हाईएस्ट अथॉरिटी। उनके पास सब डेटा है, उनके पास सोच है, समझ है। वो अगर आम इंसान की तरह काम करेंगे तो कैसे चलेगा? तो दे हैव टू हैव प्रॉपर एनालिसिस, उन्हें प्रॉपर फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा लेके उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है। एंड दिस इज व्हाट एवरीवन, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पीपल हैव रिटन नो। सो नाउ लेट्स चेक कि फेड क्या करता है। वो क्या हर्ड मेंटालिटी करता है आम इन्वेस्टर की तरह, या फिर सही मायने में एज एन इकोनॉमिस्ट वो डिसीजन लेता है? लेट्स चेक। The answer is yes. Fed also follows market. वो अपना दिमाग लगाता नहीं है, वो भी फोमो इमोशंस में डिसीजन लेता। मैं दिखाता हूं, ये आप देखिए ध्यान से। ये 2017 से 2019 का वहां का अमेरिका का इंटरेस्ट रेट डेटा है। ये जो आप लाल लाइन जो आपको दिखती है वो फेड रेट है। फेड रेट जहां पे हर 2-2 महीने उन्होंने अपने रेट इंक्रीज किए है। अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि फेड ऑल्सो फॉलोज मार्केट। अब आप यहाँ पे बॉटम में देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मार्केट, मतलब ये 3 मंथ 6 मंथ, ये जो मार्केट के जो बॉन्ड है, बॉन्ड यील्ड बढ़ने शुरू हो गए थे, तो उसके बाद फेड ने आके फिर पीछे से बढ़ाना शुरू किया। ये वापस बढ़े तो वापस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, वापस बढ़ रहे थे, वापस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, वापस बढ़ रहे थे, वापस बढ़ाया, वापस बढ़ रहे थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, फेड ने इंटरेस्ट बढ़ाया। अब लास्ट में आप ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट रेट बॉन्ड मार्केट वापस बढ़ रहे थे, फेड ने वापस बढ़ा दिया। लेकिन अब मार्केट को लगा भाई बहुत हो गया, अब इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, हमें इस भाव में पैसा नहीं लेना है, तो ये गिरना शुरू हुआ। अब मेरे को बताओ, फेड ऊपर बढ़ाएगा या नीचे लेके जाएगा? आंसर इज, अगर मैं आपको वापस चैट में पूछूं तो आप सभी बोलोगे अब फेड गिराएगा। जी हाँ, यू आर राइट, फेड हैज। उसके बाद फेड ने वापस इंटरेस्ट रेट गिराना शुरू किया। पर आपको पता है उसके बाद पिछले 1-8 साल में वापस 25 पैसा जबरदस्त इंटरेस्ट रेट गिराया।
तो आप कहोगे उमेश भाई ये तो आपने ये एक डेटा आपने को दिखा दिया, क्या ये डेटा आज की तारीख में आज के लिए भी वैलिड है? आंसर इज यस, क्योंकि ये जो है फेड ऑलवेज फॉलोज मार्केट, और अभी का नहीं, ये पिछले 100 साल का डेटा है। तो सिमिलरली मैं आपको पिछले 1.5-2 साल का भी दिखाता हूं। उसके पहले समझते हैं कि फेड की कमेंट्री क्या थी। आइए देखते हैं फेड ने क्या बोला था। ये 15 दिसंबर 2021 में ये न्यूयॉर्क टाइम्स में है कि भाई हो सकता है प्राइस अब बढ़े, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की श्रृंखला शुरू कर सकते हैं, और 3 पॉसिबल हाइक है नेक्स्ट ईयर। मतलब 2022 में टोटल वो 0.25%, मतलब 0.75% के उनके एस्टिमेट थी। उनकी कब थी? ये 15 दिसंबर 2021 की बात थी। अब आइए समझते हैं मार्केट उस समय का क्या था। ये स्लाइड आप चाहे तो फोटो निकाल लीजिए। ये स्लाइड आज के प्रेजेंटेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, और ये डेटा मैंने कल तक का लिया हुआ। आप यहाँ पे देखें, दिसंबर में जब 15 दिसंबर को जब फेड मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं था। आपको जो मेरा माउस जो दिख रहा है इधर, लेकिन मार्केट में जो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो पहले से बढ़ना शुरू हो गया था। तो लेकिन और इतना जब बढ़ रहा था, जब 0.25 से जब 1.25% हो गया, तब फेड को लगा कि भाई अब मुझे बढ़ाना चाहिए। और तब पहली बार मार्च महीने में मिडिल ऑफ मार्च एंड में फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। लेकिन वो बहाना उन्होंने लिया कि भाई अमेरिका अपना रशिया यूक्रेन वॉर हो गई है, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो एक्चुअली सही मायने में वो उनका एक खाली, बिकॉज उन्होंने देवर इन डिनायल। मतलब फेड क्या है कि वो अपने आप को, अपना ईगो है उनका, तो जस्टिफाई करते हैं भाई हमारा अगर इंटरेस्ट रेट 0 है तो हम बढ़ाएं क्यों। जब तक मार्केट बढ़ता नहीं है, मार्केट में जो बॉन्ड यील्ड बढ़ते नहीं है, तब तक वो बढ़ाते नहीं है। तो मार्केट में इस तरीके से इस कदर से बॉन्ड यील्ड बढ़ गई थी, तो फेड को भी बढ़ाना पड़ा। तो इसके लिए उन्होंने भले कहा कि भाई ये वॉर का क्राइसिस है, तो वॉर का क्राइसिस तो, और जो ऑयल बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये उन्होंने रीजन देके इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया। तो ये फेड ने कंटिन्यूस यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट फटाफट बढ़ता गया, तो फेड ने फटाफट बढ़ाते गए। 25, 50, 75 पैसा फेड ने बढ़ाया है, क्योंकि मार्केट ज्यादा फास्ट बढ़ रहा था, तो फेड को भी ज्यादा भागना पड़ा। अरे भाई दिसंबर में आपको क्या हो गया था? आप तो सो रहे थे, या आप तो बोले हम तो जागेंगे। उसके बाद आपने 2022 में बोला कि हम तो खाली 3.75 पैसा ही करेंगे और हम 3 हाइक ही करेंगे। यहाँ तो जब एक्चुअली मार्केट में व्हेन वी गो इन हाइंडसाइट एंड सी, आपने इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। आपने तो 75 पैसा, 75 पैसा तो एक ही 2-3 बार में आपने बढ़ा दिया। तो आपने इस तरीके से क्यों किया? तो उसका आंसर है भाई साहब, आप मार्केट को फॉलो करते हो, आप भी हर्डिंग करते हो। जो मार्केट कर रहा है आप कर रहे हो, आप अपना दिमाग नहीं। अगर आपने अपना दिमाग लगाया होता तो दिसंबर में आप अपना फटाफट इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू करते। आपको पता है कि इतना सारा आपने पैसा प्रिंट किया है, आप फेड हो, पूरी दुनिया में आपने जो पैसा छापा है, जो डॉलर डाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आने वाला है, मैं अभी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करूं। लेकिन नहीं, आप तो वेट करते हो कि भाई जैसा मार्केट करेगा वैसा हम करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दैट फेड इज फॉलोइंग द मार्केट। और यहाँ आप देखिए ये पूरा बिल्कुल टर्न हो चुका है। मार्केट ने संकेत दे दिया भाई अब मैं बढ़ने वाला नहीं हूं, इंटरेस्ट रेट इज लाइकली टू फॉल, और फेड अब बढ़ाने वाला नहीं है, रुकेगा और फिर गिराना शुरू करेगा। तो दिस इज द मोरल ऑफ द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू से, दिस इज हाउ फाइनेंस मार्केट्स बिहेव। People heard, everyone heard, Fed also heard, they also follow the market. तो अब क्या? So what is the possibility for investors? अगर इस तरीके का है, अगर इंटरेस्ट रेट पीक हो गया है, पिवट हो गया है, अब यहाँ से झुकाव शुरू होगा, रुकावट और फिर झुकावट। तो अब यहाँ से रुकावट और फिर इंटरेस्ट रेट में झुकावट। तो ये अगर है तो इन्वेस्टर इसे इस सिचुएशन का किस तरीके से फायदा ले सकते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हमने भारत में देखा है कि 2000 से जब आरबीआई ने जब डेटा देना शुरू किया रिपो रेट का, तो आरबीआई ने भी जब जो पॉइंट से पिवट किया, मतलब पहले रुकावट और फिर गिरावट। पिवट का मतलब सिंपल भाषा में वही एक आसान इंटरप्रिटेशन है। तो और तब इन्वेस्टर ने अगर अगले 3 साल में स्टॉक एसआईपी की मार्केट में शेयर्स यूनिट इकट्ठा किए और वो 5 साल तक पैसा
इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखते हैं, तो 100% ऑफ द टाइम इंडिया में पिछले 22 साल का ये रिकॉर्ड है कि कम से कम लोगों ने पैसा बनाया है और अच्छा पैसा बनाया है। लेकिन कई सारे पीरियड ऐसा है, लोग बोलते हैं अरे हमारा SIP में पैसा नहीं बनता है। आइए देखते हैं किस तरीके का पैसा बना है। तो कम ऑन एन एवरेज XIR 15% का पैसा इन्वेस्टर का बना है। जब भी भारत में RBI में इस तरीके का जो रुकावट और फिर गिरावट या इंटरेस्ट पाइवट जब आता है, तब इन्वेस्टर का अच्छा पैसा बनता है। और उसका मैं मोटा मोटे आपको ब्रॉड लॉजिक क्या हूं मैं आपको अगले कुछ स्लाइड्स में दिखाता हूं। आइए देखते हैं कि क्या अमेरिका में भी ये सच है। जी हाँ, अमेरिका में भी हमने 1972 से चेक किया है, अगले 40-50 साल में, कि वहां भी जब जब फेड ने पिवट किया है, रुकावट और फिर गिरावट, तब अगर वहां भी अगर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है 3 साल और वो 5 साल के लिए अगर उसने होल्ड करके रखा है और SIP फॉर्मेट में अगर उसने इन्वेस्ट किया है, तो अमेरिका में भी रिजल्ट्स 100% पॉजिटिव है और वहां पे भी 10% कैगर इन्वेस्टर का पैसा बना है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें व्हाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरी टाइम सो मेनी टाइम्स हमें इन्वेस्टर बताते हैं अरे मेरा सिप में रिटर्न ही नहीं बनता है। अरे भाई तू ऊपर के भाव में चढ़ गया, शुरू की इसलिए तेरा सिप में तेरा पैसा नहीं बना। तो ये जो मैंने आपको डेटा फैक्ट्स फिगर दिखाए, वो इसी के लिए कि आप हम अपने इन्वेस्टर को कह सको कि भैया मार्केट में अच्छा है। अभी इन्वेस्टर एक और नया लकड़ा लेके आया है कि भाई अभी अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, क्योंकि उन्होंने सुना पढ़ा, सब जगह अखबार में पढ़ा, सब जगह लोग यही बात कर रहे हैं। तो ये पिछले 50 साल का डेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको मिथ को हम डीबंक करते हैं, या इस मिथ को भी हम अलग करते हैं कि रिसेशन जो अगर आता है वो भी मार्केट कैप्चर कर लेता है। तो स्टॉक मार्केट लीड्स GDP। तो आइए समझते हैं, ध्यान से समझिए क्या है ये जो ये जो मार्केट पहले से गिरा, जो लाल आपको दिख रहा है, उसके बाद रिसेशन का फियर था, तो मार्केट को पहले से पता था, तो मार्केट पहले से गिरा। रिसेशन जो है GDP में एक्चुअल जो नंबर जो डी ग्रोथ है वो तभी आया। तो आप देखिए ये बॉटम जो है मार्केट का और ये GDP डी ग्रोथ, तो ये हुआ। तो पिछले 15-18 महीने से मार्केट पहले से ही गिर रहा था। अच्छा, ये एक और 1965 और 70s के बीच में वैसे ही मार्केट जोर से गिरा रिसेशन के फियर में, लेकिन एक्चुअल रिसेशन तो उसके बाद आया। तो जब एक्चुअल रिसेशन आया तभी तो लोगों को लेने का मौका था, तभी लोगों ने पैसा बनाया। सिमिलरली दिस फॉल, ये जब फॉल खत्म हुआ तभी जब GDP के नंबर बिगड़ा, ये भी फॉल जब खत्म हुआ इस तरीके, तभी GDP का नंबर बिगड़ा। जब तो मार्केट ऑलवेज लीड्स। ये भी आप इधर भी देखिए, मार्केट का करेक्शन काफी शार्प था वो टाइम पे, लेकिन GDP का नंबर इधर खराब हुआ तो और फिर वापस मार्केट में। तो मार्केट ऑलवेज लीड्स। और ये भी जो रिसेशन है जो लेट अराउंड 2000 के आसपास रिसेशन आया, लेकिन एक्चुअल रिसेशन तो इधर ही आया। स्टॉक प्राइस तो पहले से गिर चुके थे और वैसे के वैसे यही भी। तो मार्केट पहले से गिरता है, रिसेशन बाद में आता है, और जब रिसेशन आता है एक्चुअली तभी तो मार्केट में लेने का मौका है, तभी तो टर्न अराउंड है। हालांकि लोग ले नहीं पाते क्योंकि रिसेशन वो उसी माहौल में उसी में अंजा रहता है और वो बेचारा पैसा डाल नहीं सकता और ले नहीं सकता। उसे जब रिसेशन खत्म हो तब ले, और तभी तो ऑलरेडी मार्केट बढ़ चुका रहता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो पीपल थिंक दैट अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, मगर वो दिट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड नाउ इट्स नॉट गोइंग टू डिटीरियोरेट फर्दर। चाहिए भारत की बात करते हैं। ये अप्रैल महीने में कल की बात है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर FY फुल ईयर सोर्स 18%। ये नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आफ्टर रिफंड। अगर इनकम टैक्स 18% इंक्रीज, अगर उन्हें कलेक्शन ज्यादा मिलता है, मतलब इंडिया एट एन एग्रीगेट लेवल people have made more money, that's why they are paying more income tax। और मार्केट, स्टॉक मार्केट लास्ट ईयर और अब ईयर सेम है, तो देयर इज 18% मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट आवर मार्केट हैज क्रिएटेड। अगर सब पैसा कमाते नहीं तो इनकम टैक्स भी नहीं पड़ते, तो बात जायज है कि भाई इकोनॉमी में स्लो डाउन है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अगर 18% नेट ऑफ रिफंड अगर 18% है, मतलब आप समझिए इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मार्केट चला नहीं, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गई है और 18% टू दैट एक्सटेंट एक मार्केट में बफर बन गया है अपने इन्वेस्टर के लिए। एक और पॉइंट, ये ग्लोबल है।
ग्लोबल आईपीओ मार्केट पूरी विश्व में, जैसा एक पिछले 1-1.5-2 साल में पूरे विश्व में मंदी है, करेक्शन है, तो ग्लोबली भी आईपीओ मार्केट वहां पे काफी खराब है। तो 70% डाउन लास्ट ईयर, जो अभी साल खत्म हुआ 31 मार्च 2023 में, तो 70% से आईपीओ कम आए थे। और अमेरिका में तो सबसे स्टीपेस्ट फॉल रहा है पिछले सालों का, तो सबसे खराब बाजार तो अमेरिका रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब मार्केट सेंटिमेंट खराब है, जब आईपीओ लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, उसका मतलब मार्केट नीचे के जोन में है। मार्केट इज डिस्काउंटिंग रिसेशन, मार्केट इज डिस्काउंटिंग वर्स्ट फियर, इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल। मतलब ये लेने का मौका है जब इन्वेस्टर, और जब ज्यादा आईपीओ आते हैं, जब सब लाव लाव करते हैं, आपको पता है हर हफ्ते में 2-2, 3-3 आईपीओ आते हैं, तो आपको पता है वो मार्केट का टॉप है, क्योंकि इन्वेस्टर सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव है, रिटेल इतना रिटेलर बाहुबली हो गया है, बोला लाओ जो माल लाना है वो लाते जाओ, और फिर आपको पता है कि क्या होता है। तो ये अभी बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है, पूरी दुनिया में भी ये सेम है, और भारत में भी वही है, जो मैं भी आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। ये फेब्रुआरी बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है, फेब्रुआरी 2023 में, 6 फरवरी को, फरवरी में कोई आईपीओ नहीं, जुलाई महीने में कोई आईपीओ नहीं आया था। तो यहाँ इंडिया में भी आईपीओ की डर्थ है, और अगर आईपीओ नहीं है मतलब कि मार्केट लोअर वैल्यूएशन पे, लोअर जोन पे है, सेंटीमेंट खराब है, इन्वेस्टर को अभी पैसा लगाना चाहिए, ताकि अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए। पिछले 1-2-3 साल में जैसे कंसोलिडेशन जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे जब मार्केट बढ़ेगा तो और उसकी एनएवी अगली बढ़ेगी। और ये आज की इस प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड है। ये इमर्जिंग मार्केट मैंने लिया है, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, मतलब एशिया का। सो एशिया इज इमर्जिंग कंट्री, यहाँ पे कई सारी इकोनॉमी इंडिया से थोड़ी कम है, कोई ज्यादातर इंडिया से थोड़ी कम ग्रोथ है, लेकिन मोटा मोटी पॉपुलेशन ग्रोथ, डायनेमिक्स, डेमोग्राफिक्स ज्यादातर सभी की सेम है। तो ये आप देखिए कि जनवरी 2021 में टॉप कर चुके हैं। ये जो रिसेशन का जो फियर है, या जो स्लो डाउन है, या क्रूड ऑयल के भाव ज्यादा थे, तो मार्केट ने पहले से डिस्काउंट करके, मार्केट ने पीक तो जनवरी फरवरी 2021 में कर ली। उसके बाद 18 महीने, 15 से 18 महीने स्टैटिस्टिकली, हिस्टोरिकली is a good fall, is a good correction which we have seen in last 50, 60, 70 years for a recession driven fall. तो ये जून जुलाई 2022 में भारत में भी मार्केट में बॉटम किया, और पिछले कई सारे देशों में भी मार्केट में बॉटम आया है, लेकिन मार्केट जोर से बढ़ा नहीं है। इसलिए लोगों को लगता है कि भाई हाँ मार्केट खराब है, लेकिन आप समझिए मार्केट ने बॉटम कर दिया है, और मार्केट धीरे धीरे, मार्केट विल क्लाइंब अ वॉल ऑफ वरी, स्टेडीली मार्केट बढ़ने वाला। मार्केट रातों रात एक दिन में नहीं बढ़ता है, तो धीरे धीरे अपना कलर बदल रहा है, अपने रंग रूप बदल रहा है। और यही मौका है जब इन्वेस्टर स्टेडीली मार्केट में इन्वेस्ट करे, और ये जो 1-1.5 साल का जो भी कंसोलिडेशन फेज है, जितने मैक्सिमम बने उतने अगर इन्वेस्टर यूनिट इकट्ठा करते हैं, जब अच्छा टाइम आएगा तो उसे उसके दाम उसको मिलेंगे। तो ये, क्योंकि अभी मार्केट नीचे जाने से रहा, मार्केट इज नॉट गोइंग टू, अब मार्केट में क्रैक आने वाले नहीं है। अब मार्केट में जब क्रैक आने वाले नहीं है, तो ये जो साइडवेज वाला पीरियड है, यही टाइम है जहां पे इन्वेस्टर एक्यूमुलेट करे। उससे ज्यादा माइनस में भी दिखेगा नहीं, लेकिन प्लस में अचानक दिखेगा जब मार्केट अचानक जब बढ़ना शुरू होगा। तो जितना मार्केट कंसोलिडेट हो, उतना अपने इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, वो ज्यादा से ज्यादा माल ले सके। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि जो मार्केट में पिछले अगले 1-1.5 साल में इलेक्शंस आएंगे, अमेरिका में इलेक्शंस आएंगे, मार्केट में बॉटम हो चुका है, रिसेशन के फियर भी ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। तो ये जो महीना, ये जो समय है 1-2 साल का, वह इन्वेस्टर अग्रेसिवली अगर एसआईपी बुक बनाते हैं, इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है, तो उसे अच्छे एनएवी, हाई टीन नंबर, और उसे नंबर अच्छे दिखेंगे विद अ 3 to 5 year विजन। तो यही इस तरीके के मौके बार बार नहीं आते। ये फेड का जो मैंने आपको बताया, ये भी आज नहीं तो कल ये भी अपने आप को फिर बोल लेंगे, हाँ अच्छा ठीक है, अभी ये हम भी बढ़ेंगे नहीं, फिर वो गिराना शुरू करेंगे, लेकिन करने वाले ये, मैंने आपको फैक्ट्स फिगर दिखाए, ये बार बार इसी तरीके से करते हैं। कोई भी फेड चेयरमैन हो, वो स्टेटमेंट इसी प्रकार का देगा, लेकिन करेगा वो मार्केट अनुसार, जो मार्केट कह रहा है वो उस हिसाब से काम करते हैं। एंड दिस इज हाउ इंडिया में भी हो सकता है आरबीआई कल एक शायद 5% बढ़ा भी ले, या शायद नहीं भी बढ़ा ले,
लेकिन अब उसके बाद होने वाला नहीं है। इंटरेस्ट रेट में रुकावट है और फिर गिरावट। तो आप तैयार रहिए, लोगों को कहिए इन्वेस्ट कीजिए, एग्रेसिव एसआईपी बुक बिल्ड कीजिए। अभी सेफ्टी है मार्केट में, लोगों का पैसा डलवाइए। तो फिर आगे जब ऑप्टिमिज्म आएगा, जब जब लोगों को लगेगा अच्छा आपको ठीक है माहौल, तब वो ऑलरेडी मार्केट बढ़ चुका होगा, तब इन्वेस्टर को आगे अच्छा नंबर दिखेगा। आइए, कुछ आपके सवाल है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख भेजिए, हम सवाल जवाब। तो आया विल यू चेंज योर एग्जिट लोड। अभी ये जो हमारी जो ऑलरेडी स्कीम्स है उसमें तो हमारा फिक्स है, लेकिन हम जो नई स्कीम लेके आएंगे उसमें हम कम रखेंगे, 1 साल का रखेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं, जो ऑलरेडी हमने किया है वो तो है ये, लेकिन जो नया आएगा तो वी विल कंसिडर योर सजेशन, और हम उसमें एग्जिट लोड 2 साल का नहीं रखेंगे, कम समय का रखेंगे। फ्लेक्सी कैप नए, देखिए ये हमने एक यूनिट होल्डर का लेटर आप सबको भेजा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो 5-6 पेज स्टार्टिंग के पढ़ लीजिए, उसमें सारे डिटेल में हमने सारा का सारा डिटेल में लिखा है। तो वो आपको एक क्लियर थॉट प्रोसेस देगा कि जो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही शानदार बेहतरीन है। वो जब जैसे ही मार्केट, और अभी मार्केट मैंने आपको बताया कि यही मौका है, मार्केट में बॉटम आ चुका है, और जैसे जैसे मार्केट सुधरेगा तो अपने स्टॉक्स काफी अच्छे चलेंगे, काफी अच्छी काफी अच्छी वेलोसिटी से चलेंगे, और वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। देखिए ऐसा है कि अगर ये पिछले 1 साल में आप नंबर देखो, देखो 3 तरीके के नंबर्स रहते हैं। एक, जो आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हो, यू आर नियर टू द मार्केट, क्या आप कंपनी के ग्रोथ रेशियोज, डेट इक्विटी मार्जिन आप देखो। तो दूसरा है जो डेरिवेटिव है, हम जिसे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप उस कंपनी के परफॉर्मेंस देखो, कंपनी के दाम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। और तीसरा है कि आप फंड में किसी के उसका परफॉर्मेंस देखो। तो ये 3rd लेवल ऑफ डेरिवेटिव है। एक्चुअली सही मायने में जो आप इन ऑर्डर टू इवेल्यूएट अ पोर्टफोलियो, फॉर दैट मैटर एनी पोर्टफोलियो, तो आपको अंडरलाइन शेयर्स दिखने चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि वो शेयर हर 6 महीने या 3 महीने में चले, लेकिन अगर वो अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, साउंड है, तो हर मार्केट में, हर बुल मार्केट में चलेंगे। अभी बुल मार्केट आई नहीं है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आप बुल मार्केट आने तो दीजिए, बुल मार्केट आएगी तब वो जाके उसका परफॉर्मेंस दिखेगा, बिकॉज दे ऑल आर हाई ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक, लो ऑन डेट, हाई ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। तो उसका जो आपको इसका जो ट्रू नंबर है, ट्रू परफॉर्मेंस है, वो तेजी बाजार में आपको दिखेगा। पिछले आप देख लो, मार्केट तो चला ही नहीं है, तो हाउ कैन यू, देखो मार्केट चलाना अपने हाथ में नहीं है, अब हमारा काम है अच्छे पोर्टफोलियो चुनना है। तो वो हमने अच्छा चुना है। तो जब मार्केट चलेगा तब वो अपने आप चलेगा, पोर्टफोलियो भी चलेगा, अपनी नैव भी चलेगी, सब चलेगा। तो इन्वेस्टर को आप जब नहीं बोलोगे भाई साहब 9 में अगर आप नीचे के दाव में नहीं डालो, तो फिर आप कब बोलोगे? जब 10, 11, 12 हो जाएगा तब आप थोड़ी बोलोगे। मिड कैप हम नहीं लेके आएंगे, जो ELSS है वही मिड और स्मॉल कैप वाला है। तो है हालांकि 3 साल उसमें लॉक इन, लेकिन आइडियली उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन मिड और स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाया है। और 3 साल लॉक इन मतलब एक हिसाब से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी तो इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है भाई, वो कम से कम 3 साल तक आंख बंद रखेगा। एक्चुअली ELSS इज अ गुड कैटेगरी। अगर वो 3 साल के कंपलसरी लॉक इन वाला है तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। मार्केट में करेक्शन आई थिंक मोर और लेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस करेक्शन इज ओवर। अब टाइम मार्केट जितना निकाले उतना अपने लिए अच्छा है। अगर जो सिर्फ इन्वेस्टर के लिए अच्छा है तो नीचे के दाव में इकट्ठा कर सके। बाकी तो मोर और लेस वी थिंक दैट प्राइस करेक्शन इज ऑलमोस्ट नियर टू एन एंड। पोर्टफोलियो बिल्कुल आप बाय एंड होल्ड वाला, ऑल द कंपनीज दैट वी हैव आर सॉलिड फंडामेंटली। रात को हम चैन से इन्वेस्टर सो पाएंगे क्या? एशियन पेंट, पीडीलाइट, डाबर, TCS, ICICI लोम्बार्ड, गोदरेज कंज्यूमर, ये सब सारी की सारी बेहतरीन कंपनियां हैं, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है,
they are the they have got very powerful balance sheets. बिल्कुल, फ्लेक्सी कैप में भी is a great opportunity to begin SIP. ELSS is a great opportunity to begin SIP depending on what kind of investor. अगर उसे पैसे की जरूरत है, इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़े, तो भाई टेल हिम भाई 3 साल वाला लॉक इन है, तो इस फ्लेक्सी कैप अपना ELSS में ये 2 साल वाला है, इसमें फ्लेक्सी कैप में. सो डिपेंडिंग ऑन दिस नीड. अब इंटरनेशनल जब आरबीआई हमें परमिशन देगा तब हम कर पाएंगे. ये तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है. लेट अस सी एज एंड व्हेन आरबीआई, अगर हमने आरबीआई ने परमिशन दिया तो वी विल लुक फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज वेरी वेरी सिंसियरली, और वहां हम पैसा हम डिप्लॉय करेंगे. देखो, न्यू रेजिम में इंक्रीमेंटली जो नया जो यंगस्टर है वो शायद न्यू टैक्स रेजिम में जाए. जो पुराने हैं, जो द मेजर चंक ऑफ मनी इज बीइंग फ्रॉम 30-35 प्लस टू 55, ये जो वर्ग है 20, इन्होंने सब हाउसिंग लोन लिए, ये टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, इंश्योरेंस, LIC, ELSS, तो ये वर्ग कम से कम 20 साल लगेगा बाय द टाइम दे मूव आउट. तो अभी तो 15-20 साल अभी अपने लिए है मार्केट. ये जो टैक्स बेनिफिट भले ही सरकार ने अनाउंस किए हैं, ये जो नया इंक्रीमेंटल जो फ्लो है, इंक्रीमेंटल जिनके पास इनकम है या इंक्रीमेंटल पॉपुलेशन जो नया टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, उनके लिए हो सकता है कि उनके लिए एप्लीकेबल ना हो या अट्रैक्टिव ना हो. लेकिन जो मेजर और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो जल्दी चेंज नहीं होंगे, तो वो तो ऑलरेडी है, तो वो अपना काम करते रहेंगे और अपना टैक्स बेनिफिट और इंश्योरेंस वगैरह वो लेते रहेंगे. व्यू ऑन डॉलर इंडेक्स. डॉलर इंडेक्स भी आई थिंक इज नॉट गोइंग टू गो ऑफ द रूफ. वो भी शांत हो गया है, सेटल हो गया है, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू स्टेडीली डिक्लाइन और कंसोलिडेट. बिल्कुल सर, 10 साल के लिए तो आप तिजोरी में बंद कर दो, और फ्लेक्सी कैप जैसी कोई आपको वैसा आपको पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा. नो, नंबर ऑफ स्टॉक्स देखो 25. देखिए, कई लोगों ने हमें कहा है कि भाई 25 इसलिए हमने फिक्स किए हैं कि अगर मैं कमिटमेंट देता हूं कि भाई साहब मैं मेरे वार्डरोब में खाली 25 ही शर्ट रखूंगा, तो मेरे पास 25 बेस्ट रहेंगे. अगर कोई लिमिट नहीं है ना, तो 26वां 27वां वो सब ऐसे शर्ट होंगे मैं आपके सामने पहन के नहीं आ सकता. तो पेटीएम भी घुस जाएगा, नायका भी घुस जाएगा, ठीक है, पैसा हो सकता है पैसा बने. तो इससे एक्चुअली इन्वेस्टर का पैसा मतलब रिटर्न कॉम्प्रोमाइज होता है, रिस्क कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है. तो जो है, तो दिस इज व्हाट वी थिंक दैट इफ वी कमिट आवरसेल्फ, और दुनिया के बेस्ट अच्छे फंड मैनेजर जो परफॉर्मेंस है, दोज हु कमिट अ फिक्स नंबर ऑफ पोर्टफोलियो कि हम इतने लेंगे, सो देयर परफॉर्मेंस better because they are always put to notice कि भाई they should always have the best of the best. भाई अगर अच्छी नहीं है, अगर कोई स्टॉक अपने पास अच्छा नहीं है, तो भाई बेच के दूसरा लो. अच्छा भाई दूसरा ले लो, अब तो बेचना नहीं है, तो वो थॉट प्रोसेस ही गलत है. ऐसा गलत मैं नहीं बोलूं, मगर सबकी अलग अलग विचार भाव है. हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि लेट अस फिक्स सो दैट वी आर पुट टू नोटिस एंड वी हैव बेस्ट ऑन आवर प्लेटर, वी हैव बेस्ट फॉर आवर इन्वेस्टर in whatever scheme that we have. So that is with that thought process, we are fixing our portfolio number of scripts. देखो, ELSS में we are aggressively deploying, and as on 31st March, we had around 60, more than 60% was deployed. But now we are in the process of consolidating. और जैसे जैसे market में opportunity आएगी, so we will quickly deploy. So ज्यादातर हमने तो more than 50 is already deployed. More than 60, but we are also in the process of deploying further. तो वैल्यूएशन मैंने आपको बताया अट्रैक्टिव है, कई कई जगह पे अट्रैक्टिव नहीं है, तो हम देख के सोच समझ के पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं. चलो बढ़िया. सो थैंक यू ऑल, आप लोगों का अच्छा. So hope this was helpful, interactive, and will add a lot of value when you go to meet customers, investors, and genuinely I think we have done
We think that these are great times for investors to go in through SIP route. Thank you all. See you all. Thank you. Thank you. Thank you so much, Umesh sir, for conducting this call. And I'm sure a lot of us जिनके पास interest rate के बारे में doubts, questions थे, वो solve हो चुके हैं. Especially pivot के दौरान हमें SIP क्यों करनी चाहिए, ये सब में एक अच्छा insight आ गया है sir. So thank you so much. And just to add on, अगर नहीं भी समझा है, and for the people who are wanting us to conduct the same call in English, this will be done tomorrow at 4 p.m. So see you guys there. And once again, from my company Samco Mutual Fund and myself, Janvi Ajgaonkar, thank you so much for removing your time and attending the call. See you guys soon. Signing off. Thank you, sir. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।